आज आ चुके हैं अगले एपिसोड के साथ और हमारा भाई आपको पता ही है ये कौन है, रविंदर सिंह रियासी, जिसके बहुत बड़े बड़े कारनामे जिक्र हो सकते हैं। आज ऐसी ऐसी कविताएं इसने लिख दी हैं, ऐसे ऐसे गाने इसने लिख दिए हैं, ऐसे ऐसे शेर इसने लिख दिए हैं कि जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो बात करने से ही बात निकलेगी। तो एक किताब भी भाई की छप चुकी है, काव्य की वाटिका। अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर आपको वो उपलब्ध मिल सकती है। ऐसी बातें करेंगे। कैसा लग रहा है अपना स्टूडियो खोल के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता दूं, किसी समय पे सपना था, मगर आपकी बदौलत और मेरी बदौलत, हम सबके परिवार की बदौलत ये खुल पाया है। और मतलब कहूँ कुल मिला के ये कहूँ कि आज हमारा सपना साकार हुआ है। अपना सपना साकार हो चुका है जी। नहीं, जब हम स्टार्टिंग में स्कूल में थे, एक साथ ही थे। जी जी जी। तो मतलब 6th में ऐसा हुआ था कि अपनी फाइट कितनी होती थी उसकी बात मत कीजिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी हमने सोचा था कि हम आगे जाके अपना एक स्टूडियो खोलेंगे, आप कभी बनेंगे, हम एंकर बनेंगे या ऐसी ऐसी चीजें करेंगे? जिंदगी में कभी ऐसे ख्याल ही नहीं थे ना? नहीं, वो तो बात आपकी सही है कि बात समय पे निर्भर करती है। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि जब होते थे छोटे छोटे कहाँ सोचा था कि ये कुछ होगा। सोचता कोई इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। बिल्कुल। जी जी। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ इतने टाइम में घटी हैं कि मैं तो जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरा तो बस हंसी निकल जाती है कि हम क्या थे और आज क्या है। नहीं, वो तो बात है कि कई बार देखो, मैं जैसे कि हमारी इतनी ज्यादा तो तस्वीरें तो नहीं होंगी 6-7 की, लेकिन हाँ कुछ तस्वीरें हैं जो मैं देखता हूँ तो मेरे को हंसी आ जाती है कि मतलब कैसे थे हम और आज मतलब कितना फर्क हो चुका है। तो यारी पर भी कोई कविता तो लिखी ही होगी? नहीं, यारी पर हाँ जरूर, यारी पर शायरी लिखी है मैंने। तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर, ये पूरा एपिसोड आपके लिए। जी जी जी। जी। मैं यारी पर भी लिखता हूँ। यारी पर बहुत कम लिखा है, लेकिन एक शेर कह लीजिए, शेर नहीं कह सकते हम, क्योंकि शेर के कोई कुछ नियम होते हैं शेर लिखने के। तो उसको मैं एक ख्याल कहूंगा, तो एक ख्याल लिखा था, तो वही निकाल रहा हूँ। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा कि निकालिए भाई, ये एपिसोड ही आपके लिए हमने बनाया है। तो हाँ, तो ख्याल इस तरह की भाई मैं फरमा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि एक साथी राह दिखाने वाला, रोने पर चुप कराने वाला। नहीं। हाँ, एक साथी राह दिखाने वाला, रोने पर चुप कराने वाला। मैं ना मानूं जब उसकी बातें, मैं ना मानूं जब उसकी बातें। जी हाँ, कि मैं ना मानूं जब उसकी बातें, तब जबरदस्ती मुझे मनाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। मैं ना मानूं जब उसकी बातें, तब मुझे जबरदस्ती मनाने वाला, वही है सच्चा साथी अपना। वो साथी नहीं रहा गलत राह दिखाने। वही है सच्चा साथी अपना, वो साथी नहीं गलत राह दिखाने वाला। वो साथी कृष्ण सा अंतर्यामी। अच्छा। वो साथी कृष्ण सा अंतर्यामी, बिन बोले मेरी दुविधा समझने वाला। क्या बात है। बिन बोले मेरी दुविधा। क्या बात। तो ये लिखा था मैंने कभी। क्या लिखा? तो मतलब आपने अपने साथी को, अपने दोस्त को प्रभु कृष्ण की तरह दूरदर्शी बना दिया। क्या बात है। जी जी जी। ओ महाराज, देखिए कहते हैं कि कलम में इतनी ताकत है कि आप यहाँ बैठे बैठे पेरिस पर जाकर खड़े होकर उस पर फोटो खिंचा सकते हैं। नहीं, वो तो बात है, क्योंकि कभी एक ऐसी इमेजिनेशन होती है ना कवि के अंदर। कवि हो गया, शायर हो गया, कोई भी हो गया, मतलब लिखने वाला, उसके अंदर इमेजिनेशन होती है कि वो बैठा यहाँ है, अपने बैठे बैठे लंदन पहुंच सकता है। इमेजिनेशन के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, बात तो सही है। जी जी। हाँ, और एक स्टोरी हुई थी अपनी, जब हमारा एक वाटर सैनिटेशन को लेकर एक स्पीच थी, तो अंजलि मैम ने सभी का नाम दिया था, आपका मेरा इकट्ठा दे दिया था। जी। उस टाइम तो हम ऐसे थे ना, आग और पानी। नहीं, वो पुरानी बातें की जाए तो कमाल है। मतलब तो उस टाइम फिर मैंने पार्टिसिपेशन ली थी उसमें। जी जी। एंड
मेरे को याद है मैं सेकंड आया था। हाँ। एंड आप फर्स्ट आ गए। हाँ, मैं फर्स्ट आया था। हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोग्राम था वाटर सैनिटेशन का, तो वाटर हाइजीन एंड सैनिटेशन आई थिंक, तो बाहर से आए थे वो कप शप लेके, बड़े अच्छे अच्छे मेडल लेकर आए थे, ट्रॉफीज लाए थे। तो पहले तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ मैं घुसता नहीं था, बड़ा मैं आपको पता। हाँ, वो तो हमारे बीच एक दीवार होती थी, सीमा होती थी कि जहाँ एक है तो वहाँ दूसरा बात वो होती थी कि वो एक कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, दो तलवारें नहीं, तो हमारा कुल मिला के वो हिसाब था। तो फिर भी उसमें मैंने जब पार्टिसिपेशन लिया था, तो मुझे याद है कि हमारा स्पीकर बंद हो गया था गलती से, पता नहीं किसी ने या तो कुछ तार हिला दी थी या कुछ कर दिया था, तो माइक बंद हो गया। तो सभी ने अपनी स्पीच दे दी थी, 4th नंबर मेरा था, 5th आपका लास्ट था। तो 4th में जब मेरी स्पीच आई तो माइक बंद हो गया। तो मेरी जो फैन फॉलोइंग उस टाइम स्पीच के टाइम में थी, काफी अच्छी थी। मैं दूर तेज अपनी आवाज में बोला, नमस्कार दोस्तों, तो सभी ऐसे खुल मिल के चलो जी तालियां ये हो। तो मैंने कहा हमें माइक की जरूरत नहीं है, मेरे को और जो आने वाला है उसको भी जरूरत नहीं है। तो बात है। तो जब वहां पर स्पीच शुरू हुई, तो जब मेरी खत्म हो गई, तो उन्होंने आई थिंक अनाउंस कर रिटर्न करने लगे वो कि दिस पर्सन इज 1 एंड अदर पर्सन इज 2nd। लेकिन जब आपका लास्ट में आया तूफान वाली एंट्री, तो वो क्या थी, वो टेबल ठोक के वो तो मतलब मेरे को बहुत हंसी आती है, मतलब वो पुरानी स्पीचें में जब मैं याद करता हूँ पुराने दिन, मतलब कहाँ से वो छोटे छोटे बातें स्लोगन्स लेकर आने। तो वो कुल मिला के वो उस चीज पे मुझे वो असेंबली वाला किस्सा याद आ गया। वो तो आपको पता ही होगा। अरे वो तो मेरे को अभी भी याद है। मैं आपको वो वाली मैं बताऊंगा। उसमें हुआ यूं कि हमारा एक प्रोग्राम था, प्रिंसिपल साहब सामने खड़े हैं, सारे टीचर सामने खड़े हैं, पूरी असेंबली इकट्ठी हुई है, अराउंड 100 to 150 बच्चा भी सामने बैठा हुआ है। और साहब आए अपनी एक कविता लेके, कविता भी बड़ी धांसू थी, मैं डुग्गर हाँ उसकी पहली लाइन थी, मैं डुग्गर हाँ मेरी भाषा। तो उसके लिए जोरावर सिंह दा पुत्र समथिंग कुछ ऐसी लाइनें थी। कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा क्या। तो एक टीचर ने भाई साहब को रोक दिया। टीचर ने बोला कि आप डुग्गर हो, आप जो मर्जी हो, लेकिन सबसे पहले आपने एक बात बोलनी होती है, आदरणीय अध्यापक और आदरणीय से भी पहले आपने अपने प्रिंसिपल को रिस्पेक्ट देनी होती है। तो साहब को गुस्सा आ गया कि भाई ये तो मेरी स्टार्ट लाइन थी, आप मेरे को यहाँ पर टोक नहीं सकते। मैं रिस्पेक्टेड स्पीच काउंटर पे खड़ा हूँ, मैं डाइस पे खड़ा हूँ, आप मेरे को यहाँ पर रोक नहीं सकते, ये मेरी स्टेज है, आप मेरी स्टेज पर बोल नहीं सकते। तो साहब ने जो काउंटर किया, आगे से एक काउंटर और आ गया, चल हट। चल हट का काउंटर नहीं आया, काउंटर आया कि और मेरी बात नहीं, ये आपको घमंड हो गया है। नहीं, ये थोड़ा सा आपने शायद हो सकता है गलत ले गया हूँ। तो दरअसल बात ये हुई थी कि जब मैंने अपनी स्पीच शुरू की मैं तो मैंने बोला, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका मैं आज भी कहता हूँ वही तरीका है कि मैं नहीं, अड़ब की बात नहीं है, तरीका नहीं, सुनिए, मुझे रोकिए, थोड़ा वक्त दीजिए। हाँ, मेरा बोलने का तरीका ये है कि मैं जब भी किसी मंच पर जाता हूँ तो संबोधन करने से पहले मैं अपना कोई शेर या कुछ भी कह लो या कोई डायलॉग, तो उससे पहले मैं वो बोलता हूँ, तो उसके बाद मैं आदरणीय वगैरह जो भी रिस्पेक्टेड देता हूँ, उसके बाद फिर बात करता हूँ। तो बात यूँ थी कि उसी लाइन में मैं हमेशा बोलता था, तो उसी लाइन में मैं जा रहा था, तो बीच में पता नहीं क्या हुआ, सर ने थोड़ा बीच में छेड़ दिया। तो छेड़ के मैंने फिर भी कोशिश की दोबारा आने की। तो मैंने जब कोशिश की बोलने की, मैंने कोशिश की, मगर उसके बाद दोबारा मुझे एक और टीचर के द्वारा टोक दिया, तो तब मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप 150 बच्चों के सामने या 200 बच्चों के सामने बोल रहे हैं तो फ्लो बढ़ाना इतना आसान नहीं है। तो जो फ्लो होता है बीच में टोकते हैं तो फ्लो थोड़ा टूट जाता है। तो वो मेरा फ्लो टूट गया, तो फिर मुझे लगा नहीं, अब मेरा फ्लो टूट गया, तो मेरे को गुस्सा आया और मैंने मंच छोड़ दिया। कोशिश तो मैंने बहुत की थी कि इसको मौका मिले कि अपनी बात रखे, क्योंकि उस टाइम तो यारी अच्छी हो गई थी हमारी। हाँ, तब हमारी यारी अच्छी थी।
कोशिश हमने बहुत की थी कि भाई को मौका दिया जाए या फिर मेरे को मौका दिया जाए कि मैं उसके काउंटर में कुछ सवाल जवाब टीचरों से कर लूं। लेकिन टीचर्स भी अपनी जगह टीचर्स हैं भाई, सबसे बड़ा गुंडा कहते हैं स्कूल के अंदर मास्टर और टीचर ही होता है। तो उनके आगे तो हम क्या ही बोल सकते थे। लेकिन चलिए जो भी हुआ था काफ़ी अच्छा हुआ था। और उस टाइम में हमारे एक प्रिंसिपल थे, अभी तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। उस टाइम में हमारे प्रिंसिपल थे सतीश कुमार वर्मा जी जो कठुआ से आते हैं। मुझे अभी भी याद है कि मेरे को जो 4 साल थे उनके अंडर निकले हुए हैं, 8th से लेकर 12th तक। मैं हमेशा अपने उन 4 साल को याद करता हूँ ड्यू टू सतीश कुमार वर्मा जी, क्योंकि रिस्पेक्ट है। उनकी जो आंखें थी मेरे को आज भी डरा देती हैं कि जब एक बारी मैं गलती से लेट हो गया, फर्स्ट टाइम था वो मेरी जिंदगी का कि मैं स्कूल में लेट एंटर हुआ, 10 मिनट लेट एंटर हुआ। तो ये शायद मेरे ही साथ होना था। तो मैं 10 मिनट लेट एंटर हुआ, जबकि सभी स्टूडेंट 15-20 मिनट तक भी एंटर करते रहते थे। मैं 10 मिनट लेट हुआ तो हम कोई 12-13 स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो प्रिंसिपल साहब मेरे सामने आए और उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाली कि तू यहाँ कैसे, तुझे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि तू यहाँ हो। तो मैंने कहा यार क्या ही बोलूँगा। घर से तो मैं निकला टाइम पर ही था, लेकिन सड़क पे चलते चलते पता नहीं कुछ ऐसे सीन हुए थे कि मैं 10 मिनट लेट हो गया था, क्योंकि उस टाइम पैदल जाते थे। पैदल जाते क्या थे, अभी भी पैदल ही हैं, गाड़ी तो आज भी नहीं है अपने पास। आपकी वो लेट की बात सुन के मुझे अपनी याद आ गई कि आप तो मैं कभी स्कूल में टाइम पे आया ही नहीं। ये महाराज, ये शख्स ही ऐसे हैं कि कोई टाइम पर क्लास के अंदर पहुंचे ही नहीं। क्लास के अंदर क्या, प्रेयर के अंदर भी मान के चलो इनकी हाउस की ड्यूटी है, आज इनको स्पीच करनी है कि इनको एंकरिंग करनी है। पहले ही दिन है, पहला सोमवार चल रहा है कि इनकी एंकरिंग है। अरे भाई साहब एंकरिंग है आपकी, आप घर से 50 मिनट पहले निकलो कि भाई मेरी एंकरिंग है। आधे घंटे पहले जाकर वहां पर मैं थोड़ा नोट डाउन करूंगा कौन बच्चा आया कौन नहीं आया, किसने क्या बोलना है। महाराज ने आने ही 2 मिनट पहले, जैसे ही दरवाजा बंद था ना, टक 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 मैं आया हूँ अंदर बढ़ने दो पहले। तो बस स्पेशल बंदा होता था। और ये स्पेशलिटी थी। मैं कसम से वो बात याद आती है तो मेरे को तो प्रिंसिपल भी कहता है ये बंदा कभी टाइम पे नहीं आएगा। आज तो क्या ये, इसको तो कहते थे ये तो लेट कमर है, क्या कहते हैं, लेट लतीफ हो तुम, मेरे खून से लिखवा लो, तुम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन उनकी बातें भी कुछ थी नहीं। हाँ, उनकी बातें कहा जाए तो कड़वी होती थी, लेकिन हाँ बच्चे स्ट्रिक्ट। उनके डायलॉग बड़े याद आते थे। उन्होंने मास्टर सुधार दिए थे ना, और कहने का मतलब उन्होंने टीचर्स सुधार दिए, पीएन सुधार दिए। इवन की जो साथ में एक कैंटीन होती थी, वहां पर बच्चा अपने फ्री पीरियड से पहले घुस नहीं सकता था, एंटर नहीं कर सकता था। इतना खौफ था सर का। खौफ क्या, रिस्पेक्ट ही थी। क्योंकि कहते हैं ना, एक जो बंदा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है ना, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है सर। कहने का मतलब भाई साहब की प्रोफाइल चेक करें और इनको लाइक सब्सक्राइब करें, और हमें तो जरूर करें, क्योंकि हमें तो अभी इनिशियली इनसे ज्यादा लोड है। लोड मीन्स जरूरत। हम थोड़े से डोगरी में घुस जाते हैं कभी कभी। वो अपनी आदत है, अपनी जो भाषा है हमारी, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोशिश ये है कि आप सबके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियोस लाएं, और हम दोनों का जो टैलेंट है आप तक पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, और हो सके जितना उसको शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और भाई की सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार।